नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर.के. सिंह। संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज एक बड़े ही महत्वपूर्ण गंभीर मुद्दे की चर्चा करने वाले हैं और ये मुद्दा जुड़ता है अमेरिकी डीप स्टेट से, क्योंकि अमेरिकी जो डीप स्टेट है ये बड़ा चर्चा में है और ये भी कहा जा रहा है कि आखिर क्या भारत इससे उबर पाएगा, क्या मोदी सरकार इसे संभाल पाएगी। क्योंकि कई बार ये जो मुद्दा है ये चर्चा में रहा है, क्योंकि अमेरिकी जो डीप स्टेट है ये भारत के भी मसलों में कई बार हस्तक्षेप कर चुका है। क्योंकि अमेरिकी जो डीप स्टेट है ये कई सारे देशों में, देखें जैसे कहा जाता है कि उनकी लंका लगा चुका है, यानी कि उनकी जो सत्ता है वो अपदस्थ कर चुका है, वहां अदृश्य होकर उनकी सरकारें खुद अमेरिकी डीप स्टेट के तहत संचालित हो रहे हैं। लेकिन अभी तक देखें तो भारत के संदर्भ में अमेरिका की दाल नहीं गली है। तो इसके पीछे कारण क्या है? क्या वो मजबूत आधार हैं? क्योंकि यही सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्योंकि अभी देखिए वेनेजुएला का उदाहरण है आप सभी के सामने, क्योंकि मौजूदा समय में अमेरिकी जो डीप स्टेट है ये अपने आक्रामक जो विदेश नीति है उसके लिए बड़ा चर्चा में आ चुका है और अब अमेरिकी जो डीप स्टेट है ये नंगा नाच कर रहा है। और आप समझ सकते हैं कि दुनिया में अब तक का अमेरिकी जो डीप स्टेट है इसका जो इतिहास है वो बड़ा ही लंबा हो चुका है और ये लगातार बढ़ते जा रहा है और ये कई सारे जो देश हैं उनकी जो सत्ता है उनको खा रहा है। और इसमें आप देखेंगे तो हर देश चिंतित है कि कहीं हमारा नंबर तो नहीं आ जाएगा। और इसी में हम आज जो जांच पड़ताल करेंगे वो भारत के संदर्भ में करेंगे कि क्या आने वाले समय में ये अमेरिकन जो डीप स्टेट है ये भारत की सत्ता को भी क्या खा सकता है। अगर खा सकता है तो इसके पीछे कारण क्या है, और अगर भारत में अमेरिकी डीप स्टेट की दाल नहीं गलने वाली है तो उसके पीछे कारण क्या है। और इससे जुड़े हुए बहुत सारे बातें हैं जिन पर एक एक करके हम चर्चा करने वाले हैं। क्या है अमेरिकी डीप स्टेट, इस पर हम बात करेंगे और भारत की जो सरकार है उसके सामने ये कितना गंभीर चुनौती उत्पन्न कर सकता है और अगर नहीं कर सकता है तो भारत के कौन से पक्ष हैं जो कि अमेरिकी डीप स्टेट पे भारी है। न्यूज यही है कि व्हाट इज द अमेरिकन डीप स्टेट, दे हैव डिवास्टेटेड मेनी कंट्रीज बट व्हाई हैव नॉट दे फ्लोरिस्ड इन इंडिया। यानी भारत में जो अभी तक अमेरिकन डीप स्टेट है इसकी दाल नहीं गली है। कई देशों में देखें तो इसने अपना प्रभुत्व स्थापित किया, वहां की सरकारों को अपदस्थ किया, हटा दिया और खुद अपने हिसाब से वहां सारी चीजें स्थापित की। जैसे मौजूदा समय देखें तो साउथ अमेरिकी जो राष्ट्र है वेनेजुएला, वहां पर देख सकते हैं कि डीप स्टेट ने पूरी तरह से नंगा नाच कर दिया है और एक अदृश्य जो सरकार है वो वहां पर चल रही है। और वेनेजुएला का जो किस्सा है ये तख्ता पलट तक कह सकते हैं कि सीमित नहीं है, बल्कि अमेरिकी ताकत किस रूप में किसी भी देश में नंगा नाच कर सकती है उसका जीता जागता उदाहरण है। अमेरिकी जो भी स्पेशल फोर्सेस हैं उन्होंने एक गुप्त ऑपरेशन को अंजाम देते हुए आप सभी ने देखा कि पूरी दुनिया के सामने दिखा कि वेनेजुएला के जो चीफ हैं उनको उनके बेडरूम से उनकी पत्नी के साथ ही क्या कर लिया गया, उठा लिया गया, सीधे अमेरिका लाया गया और फिर उनके ऊपर ड्रग तस्करी, नार्को टेररिज्म जैसे जो आरोप हैं वो गंभीर आरोप लगाए गए। तो ये जो घटना है इस तरह की किसी भी देश के संप्रभुता में सीधे जो एंट्री है ये दुनिया के विभिन्न देश के जो सरकारें हैं, जो नेता हैं, उनके सामने अब स्पष्ट संदेश अमेरिका देना चाह रहा है कि अगर आप अमेरिका के रास्ते में अगर रोड़ा बनते हैं, उसके फायदे में अगर आप कांटा बनते हैं तो अमेरिकी डीप स्टेट आपको आपके घर से क्या करेगा, उठा लेगा। और वेनेजुएला इसका एकदम से ताजा शिकार बना है। अमेरिकी डीप स्टेट का जो काम है वो दुनिया भर में अपनी मनमर्जी से सरकारें बनाना है। तो इसी के बारे में आज डिटेल में हम समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर ये सब कैसे हुआ, कैसे होता है, अमेरिकी डीप स्टेट का इतिहास क्या कहता है, इसकी भयानक जो ताकत है वो भारत का क्या बाल बाका कर सकती है या बाल बाका नहीं कर सकती है, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम जानने समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर अमेरिकी डीप स्टेट कहने का मतलब क्या होता है, ये है क्या। तो देखिए अमेरिकी जो डीप स्टेट है ये क्या है, कह सकते हैं कि एक विवादास्पद एक वर्ड है। ये क्या है,
ये एक डिस्प्यूटेड वर्ड है, विवादास्पद वर्ड है। आसान भाषा में अगर इसको हम समझे कि डीप स्टेट है क्या, तो ये अमेरिकी जो सरकार है, अमेरिका की जो सरकार है, उनके कुछ कह सकते हैं, या अमेरिकी सरकार के उन गैर निर्वाचित हिस्सों को कहते हैं जो असल में बहुत सारी जो नीतियां हैं, जो पॉलिसीज हैं, उनको चलाते हैं, चाहे फिर वो राष्ट्रपति की भी हो। तो इस तरह की जो बातें हैं वो कही जाती हैं। इनमें देख सकते हैं कि जो भी खुफिया एजेंसीज हैं, जैसे CIA है, FBI है, नौकरशाही है, सैन्य जो ताकत है, या बड़े जो कारोबारी समूह है, उनका ये पूरा एक लॉबिंग होता है, उनका एक बड़ा गठजोड़ होता है जो डीप स्टेट में शामिल होता है। और सबसे खास बात है कि इसकी जो जड़ें हैं, इन्हें एक तरह से देखें तो अमेरिकी प्रशासन के द्वारा भी कहा जा सकता है कि उसकी साठगांठ से ये पूरी तरह से चलता है। तो सरकारी जो नीतियां हैं इस गठजोड़ से पूरी तरह से प्रभावित होती हैं, और इसी कारण से देखें तो ये बड़ा खतरनाक माना जाता है। कुछ लोग इसे एक गुप्त साजिश कहते हैं कि जो डीप स्टेट है ये किसी भी देश के खिलाफ में किया गया एक कॉन्स्पिरेसी है, एक गुप्त साजिश है जो लोकतंत्र के बाहर काम करती है, जबकि विशेषज्ञ इसे सिर्फ अस्थायी सरकारी जो तंत्र है वो कहते हैं, जो राष्ट्रपति के फैसलों को चेक करता है। इतिहास में अगर अमेरिका की जो भी डीप स्टेट नीति है इसकी अगर बात करें तो इसने कई सारे देशों में, दुनिया के विभिन्न देशों में जो वहां की सत्ताएं थी, वहां की जो सरकारें थी, यानी रिजीम जो पूरा था उसको चेंज कर दिया। ज्यादातर CIA के जरिए अपने जो भी हित है उनको सुरक्षित करने के लिए ऐसा किया गया। इसमें कई सारे महत्वपूर्ण जो कारण है वो अमेरिकी हित थे, जैसे संसाधनों पर अपना जो कब्जा होता है, जो भी रिसोर्स हैं उनको हथियाना, जैसे तेल को हथियाना, कम्युनिज्म को रोकना, लोकतंत्र फैलाना, ऐसे आदि कदम शामिल हैं। ये हस्तक्षेप अक्सर पहले बड़े ही गुप्त तरीके से प्राइवेसी के साथ किए जाते हैं, लेकिन इनके जो नतीजे होते हैं, जो रिजल्ट होते हैं, वो लंबे समय तक जो अनस्टेबिलिटी है, जो अस्थिरता है, जो गृह युद्ध है, जो तानाशाही है, वो लाते हैं। अब वेनेजुएला का ही ताजा घटनाक्रम को देखते हैं तो वहां पर ये सारी चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी, क्योंकि ये जो कंस्पिरेसी की थ्योरी है, ये अमेरिका का जो डीप स्टेट है ये लंबे समय तक हर देश के ऊपर कहीं ना कहीं लागू करता है। भारत भी इससे कह सकते हैं कि बचा नहीं है। अमेरिका की जो डीप स्टेट नीति है ये भारत के ऊपर भी लागू हुई है। अभी हाल में देखें तो वेनेजुएला में आप देख सकते हैं कि वेनेजुएला लंबे समय से आर्थिक संकट से जूझ रहा था। वहां 1999 से देखें तो समाजवादी जो नेता है ह्यूगो सावेज, और फिर उनके उत्तराधिकारी जो निकोलस मादुरो हैं वो सत्ता में आए। देश में देखें तो तेल संसाधन के दृष्टिकोण से वेनेजुएला सबसे अमीर माना जाता है, लेकिन आर्थिक गलतियों के चलते अगर आप देखेंगे तो वेनेजुएला की जो स्थिति है वो काफी कमजोर हुई। वहां करप्शन को बहुत सारा बढ़ गया, अमेरिकी जो प्रतिबंध है वो हावी हो गए, और इस कारण से पूरे वेनेजुएला में जो महंगाई है वो आसमान छूने लगी, लोग भूखों मरने लगे। और उसके बाद 2024 तक आते आते देखें तो फिर वहां पर राष्ट्रपति चुनाव हुआ और फिर मादुरो चुनकर आ गए। लेकिन यहाँ पर वास्तव में जो लोग थे, जो विपक्षी पार्टी थी, उन्होंने बोला कि विपक्षी जो नेता है वही वास्तव में वहां राष्ट्रपति है। तो विपक्ष ने जो वोटिंग मशीनें हैं उनके ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाया। बहुत सारे जो आरोप हैं वो वर्तमान में जो मादुरो सरकार थी उसके ऊपर लगाया गया। और इसी के बाद देखें तो अंतर्राष्ट्रीय जो पर्यवेक्षक हैं, जैसे कार्टर जो सेंटर है, कई देश जैसे अमेरिका, यूरोप, लैटिन अमेरिकी जो कई सारे चुनाव को एक तरह से धांधली से रोकने वाला या धांधली होने की जो बात है वो की गई, और वहां पर बहुत सारे जो प्रदर्शन है, गिरफ्तारियां हैं वो हुई। और उसी के बाद देखें तो अमेरिका की जो नज़र है वो वेनेजुएला में 2026 में पड़ी, और अमेरिका ने बड़ा कदम उठाते हुए ट्रंप मादुरो को हटाकर फिर वहां अपनी एक अदृश्य जो सरकार है वो स्थापित कर ली। सबसे खास बात है कि अमेरिकी जो डीप स्टेट है इसका जो ये नंगा नाच है ये आज से नहीं चल रहा है, ये लंबे समय से चल रहा है, और बहुत सारे देशों में देखें तो इसका जो प्रभाव है वो देखने को हमें मिला है। अमेरिका ने 1900 के आसपास शुरुआत ये डीप स्टेट नीति को चालू किया था, और अब तक देखें तो बहुत सारे देशों में हस्तक्षेप कर चुका है।
कभी खुले सैन्य आक्रमण से तो कभी CIA के गुप्त ऑपरेशन से। ज्यादातर जो हस्तक्षेप है वो अमेरिकी डीप स्टेट नीति में देखें तो कोल्ड वार में जो कम्युनिज्म है, उस कम्युनिज्म को रोकने के नाम पर तेल संसाधनों के लिए ये किए गए हैं। और इसमें देखेंगे तो बहुत सारे देश शामिल हैं। जैसे आप देखेंगे इसमें जो ईरान है, ईरान एक बड़ा शिकार है। 1953 से कहीं ना कहीं ये फंसा हुआ है। चुने हुए जो प्रधानमंत्री मोहम्मद मोसादेक हैं, उन्हें ये हटाया गया। ब्रिटिश तेल जो भी तेल कंपनियां हैं उनका राष्ट्रीयकरण किया गया। शाह को फिर सत्ता दी गई। अमेरिकी जो समर्थक तानाशाह हैं वो यहाँ पर चीफ बने। उसके बाद देखें तो फिर दूसरा जो यहाँ पर एक कह सकते हैं कि यहाँ पर जो ग्वाटेमाला देश है वो इसका क्या हुआ, वो शिकार बना। ग्वाटेमाला की अगर हम बात करेंगे तो 1954 में अमेरिकी डीप स्टेट का जो शिकार है वो ये ग्वाटेमाला देश बन गया। फिर उसके बाद देखेंगे तो धीरे धीरे ये क्या है, जैसे क्यूबा 1954 के बाद यहाँ पर ये अमेरिका रुका नहीं, क्यूबा को 1961 में अपना शिकार बना लिया। फिर 63 में देखेंगे तो इराक शिकार बन गया। फिर 73 में देखेंगे तो जो चिली है, चिली किसका शिकार बन गया, तो फिर चिली शिकार बन गया। तो ये लगातार इतिहास अमेरिका का। फिर 89 में देखेंगे तो पनामा बना। उसके बाद 2003 में फिर इराक का नंबर दोबारा आ गया। फिर 2011 में लीबिया का स्थान आ गया। उसके बाद देखें तो अभी 2026 में जो वेनेजुएला है वो हाल ही में शिकार बन गया है अमेरिका का। तो इस तरह की जो अमेरिका है ये अपनी डीप स्टेट जो नीति है ये दुनिया के अलग अलग हिस्सों में लंबे समय से, ये 1900 से ही स्टार्ट किए हुए और अब तक लगातार इसका उपयोग कर रहा है। अमेरिका ना जाने कितने देशों में अपनी जो आर्थिक और सैन्य जो ताकत है उसके सहारे तख्ता पलट कर चुका है। जैसे हमने देखा बोलीविया, डोमिनिकन रिपब्लिक, अफगानिस्तान, ऐसे सभी देशों में देखेंगे तो एक अदृश्य जो सरकार है वो अमेरिका चला रहा है। और इसी में देखेंगे तो अब भारत की भी चिंता होती है कि क्या अमेरिकी जो डीप स्टेट है ये दुनिया पर तो अपना पकड़ बना चुका है, क्या भारत पर भी अमेरिकी डीप स्टेट का असर हो सकता है? अगर हो सकता है तो क्यों हो सकता है, और नहीं हो सकता है तो क्यों नहीं हो सकता, इस पर हम डिटेल से बात करने वाले हैं। तो देखिए अमेरिकी जो डीप स्टेट है ये दुनिया पर पकड़ बनाए हुए, पर भारत पर अभी ये बेअसर है। तो अमेरिकी डीप स्टेट की जो वैश्विक पकड़ है, पहले हमने बताया, इसके बहुत सारे जो देश हैं वो शिकार हो चुके हैं। और हालिया में देखें ताजा उदाहरण वेनेजुएला है 2026 में। खुफिया जो एजेंसियां हैं, सेना है, ये डीप स्टेट के एक पिलर है। एक अद्भुत अदृश्य जो सरकार है, ये खुफिया एजेंसियां, सेना, कारपोरेट लॉबिंग, उनका एक शक्तिशाली गठजोड़ माना जाता है यहाँ पर अमेरिकन डीप स्टेट। कारपोरेट लॉबिंग इसमें बड़े स्तर पे हावी है। मुख्य जो हथियार है तख्ता पलट, रिजिम जो चेंज है, और ये लंबे समय से अमेरिका करते आया है। अब भारत की अगर बात करेंगे तो भारत के लिए शील्ड क्या है, सुरक्षा कवच क्या है? तो देखिए भारत के लिए देखें कि अब तक जो डीप स्टेट अमेरिका की है ये नीति भारत के खिलाफ नहीं चल पाई है। तो देखिए इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण कारण है वो परमाणु शक्ति संपन्न भारत का होना, क्योंकि भारत पर सीधा सैन्य हमला एक बहुत बड़ा वैश्विक रिस्क होगा, जोखिम होगा। चाहे वो किसी के संदर्भ में बात की जाए, चाहे हम अमेरिका के ही संदर्भ में बात करें। विशाल और आत्मनिर्भर जो अर्थव्यवस्था है, क्योंकि भारत पर प्रतिबंध लगाना खुद अमेरिका के लिए आर्थिक रूप से हानिकारक हो सकता है। जैसे आप कुछ समय पहले देख सकते हैं अमेरिका के द्वारा भारत के ऊपर लगातार टैरिफ की जो दरें हैं वो बढ़ाती गई। जैसे जैसे टैरिफ दरें बढ़ती गई अमेरिका के ऊपर बहुत सारा दबाव आने लगा, यहाँ तक कि वहाँ की सरकार में बैठे जो लोग थे उन्होंने भी इसकी आलोचना करने लगी। तीसरी बात, संतुलित और स्वतंत्र जो विदेश नीति है भारत की, क्योंकि भारत अमेरिका, रूस, चीन प्रतिद्वंदियों के साथ भी रणनीतिक जो साझेदारी है वो करके चलाता है। तो जो चेहरे चला रहे हैं अदृश्य सरकारें, जैसे मौजूदा समय में देखेंगे तो अमेरिकी डीप स्टेट इस आक्रामक विदेश नीति की जो धुरी है वो अलग अलग राष्ट्रों में स्थापित करते जा रहा है। लेकिन इसके बावजूद देखें तो भारत के सामने इसकी एक नहीं चल रही है। जैसे आप देखेंगे कि अमेरिकी डीप स्टेट की भारत में अभी तक दाल नहीं गली है। इसके पीछे जैसे हमने कारण बताया क्यों नहीं दाल गली, क्योंकि जो वेनेजुएला में हुआ उसे देखकर सवाल यही उठता है कि क्या अमेरिका भारत के साथ ऐसा कर सकता है? तो जवाब है
बिल्कुल नहीं। भारत के साथ अमेरिका की हिम्मत नहीं है कि वेनेजुएला की तरह नंगा नाच कर सके। जवाब है बिल्कुल नहीं। अमेरिका ने भारत के पड़ोसी देशों में खूब कोहराम मचाया, चाहे वो पाकिस्तान की बात करें, बांग्लादेश की बात करें, और अब बांग्लादेश इसी राह पर आगे बढ़ रहा है कि वहां पर अमेरिकी डीप स्टेट पूरी तरह से हावी है। और जो भी बांग्लादेश में जो स्थितियां इस समय बनी हुई हैं, उसमें यह भी कहा जा रहा है कि पूरी तरह से जो रोल है वो अमेरिकन डीप स्टेट का ही है। इसके अलावा श्रीलंका का भी हाल वही है, नेपाल का है, म्यांमार का है, जहां पर अमेरिकी जो डीप स्टेट है वो पूरी तरह से एक्टिव है। अमेरिका की अगर बात करेंगे तो अमेरिका पिछले कुछ सालों में 2024-25 में खास तौर पे भारत पर भी दबाव बनाने की कोशिश करते रहा है, चाहे वो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट हो, खालिस्तान के मुद्दे हों, मानव अधिकार से जुड़े हुए जो भी भारत के नाम पर जो प्रोपेगेंडे हैं वो अमेरिका ने खूब चलाए हैं। लेकिन भारत पूरी तरह से अमेरिका के इस तरह के, चाहे हिंडनबर्ग रिपोर्ट हो, खालिस्तानी मुद्दे हो, मानव अधिकार से जुड़े हुए जो प्रोपेगेंडे हैं जो भारत के खिलाफ चलाए गए, उससे भारत कहीं से भी डिगा नहीं, पूरी तरह से अडिग रहा। क्यों रहा? तो भारत एक बड़ा लोकतांत्रिक देश है, भारत की अपनी एक डेमोक्रेटिक पॉलिसी है, एक स्वतंत्र लोकतांत्रिक नीति है, और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि भारत जो है एक परमाणु शक्ति संपन्न देश है। क्योंकि यहां पर अगर आप देखेंगे कि जो वेनेजुएला में जो स्थिति हमें देखने को मिली, अगर वेनेजुएला इस मामले में देखें तो इराक, जो भी पनामा है, जिनके साथ अमेरिकन जो डीप स्टेट नीति है जिसने अपना काम किया, नंगा नाच नचा, वहां पर अगर इनके पास एटॉमिक पावर होता तो शायद ऐसा अमेरिका नहीं कर पाता। और पहले से देखें, अगर हम भारत की बात करेंगे तो जो भारत है ये पूरी तरह से वैश्विक स्तर पे घोषित एक परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र है। तो भारत की सेना भी दुनिया की सबसे जो ताकतवर सेनाएं हैं उसमें शामिल है। तो किसी भी कह सकते हैं कि जो परमाणु संपन्न देश है उस पर सीधा जो सैन्य हमला है या उसके लीडर को उठाने की जो बात है, इस तरह का कोई भी जो ऑपरेशन है वो तुरंत क्या कर सकता है कि विश्व युद्ध को न्योता दे सकता है। और इसी कारण से देखें तो भारत के खिलाफ जो अमेरिका है ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता। इसके अलावा देखेंगे भारत की जो भी विशाल और आत्मनिर्भर जो एक अर्थव्यवस्था है, क्योंकि देखेंगे तो वेनेजुएला की जो अर्थव्यवस्था थी वो लंबे समय से एक तरह से चरमराई हुई अर्थव्यवस्था थी। ठीक है, संसाधन संपन्न राष्ट्र था, लेकिन जो मादुरे थे उन्होंने ऐसा अपने लंबे शासन में कुछ ऐसा नहीं कर पाए जिस कारण से राष्ट्र की जो जनता है उसके लिए बेहतर अवसर उत्पन्न किए जाए, वहाँ महंगाई पे कंट्रोल किया जाए, रोजगार के अवसर उत्पन्न किए जाए। जैसे उनके जो संबंध है वो रूस और चीन के साथ थे, लेकिन अगर यहाँ पर रूस और चीन को अगर ये अपना बेस ही बनाने देते, वहाँ की कंपनियों को अपने यहाँ माइनिंग करने देते, तो वहाँ की स्थिति कुछ और होती। वेनेजुएला की जो जनता भूखे मर रही थी, देश कमजोर हो रहा था, ये उसके सामने गंभीर प्रश्न था। लेकिन ऐसी स्थिति भारत के सामने नहीं है। आप समझ सकते हैं कि भारत इस समय दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है, और यह भी कहा जा रहा है कि आने वाले समय में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत होगा। तो भारत की ये जो मजबूती है, इतना बड़ा कह सकते हैं कि जो भारत के संदर्भ में कहा जा रहा है कि विशाल और आत्मनिर्भर जो अर्थव्यवस्था है, जिसमें देखेंगे कि भारत के बाजार में सबसे बड़ा जो रूल है वो अमेरिकी कंपनियों का है, जैसे एप्पल है, गूगल है, बोइंग है, ये खुद भारत पर निर्भर हैं। तो भारत पर निर्भर जो अमेरिकी बड़ी बड़ी कंपनियां, जिनसे एक बड़ा जो आय है वो अमेरिकी सरकार प्राप्त करता है, तो सीधे क्या है कि अमेरिका जो है वो भारत के संदर्भ में ऐसी कोई नीति अपनाएगा नहीं जिससे अमेरिका की जो अर्थव्यवस्था है उसको एक बड़ा नुकसान हो। तीसरी बात क्या है कि भारत के संदर्भ में देखेंगे जो भी कूटनीतिक एक संतुलन है, डिप्लोमेसी के स्तर पे भारत हमेशा मजबूती के साथ खड़ा रहा है। क्योंकि जैसे अगर हम वेनेजुएला की बात करेंगे तो वेनेजुएला के जो मादुरे हैं वो दुनिया में अकेले पड़ गए थे, उनके दोस्त कई थे। जैसे देखेंगे दोस्तों की बात करेंगे तो रूस भी मादुरे के या वेनेजुएला के दोस्त था, चीन भी था, लेकिन उनकी जो भौगोलिक दूरी आप देखिए, थोड़ा सा मैप पे देखेंगे तो यहाँ वेनेजुएला है और यहाँ पर आप देखेंगे तो चीन है और रूस है। तो एक जो भौगोलिक दूरी थी, ये भौगोलिक जो दूरी है
ये कहीं न कहीं वेनेजुएला को अलग थलग कर दी। लेकिन अगर हम भारत की बात करेंगे तो नेहरू से लेकर आज जो वर्तमान में मोदी सरकार है, यहां तक भारत जो गैर गठबंधन है या जो बहुध्रुवी जो नीति है उसको अपनाते रहा है। तो एक तरफ न तो भारत अमेरिका का दुश्मन है न ही दोस्त है, तो दोनों स्थिति में देखेंगे कि भारत ने एक तरफ अमेरिका के साथ भी खड़ा रहने का काम किया है, तो दूसरी तरफ आप देखेंगे तो चीन और रूस के साथ भी खड़ा है। बहुत सारे एशियाई जो राष्ट्र हैं उनके साथ भारत ने अपने रिश्ते काफी लंबे समय से मजबूती के साथ विकसित किए हैं। तो भारत ने अपनी विदेश नीति इतनी संतुलित रखी है कि वो अमेरिका के स्ट्रेटेजिक पार्टनर के स्तर पे भी है और देखें तो बाकी जो उसके पुराने दोस्त हैं उनके साथ भी खड़ा रहा है। इसके अलावा देखेंगे तो एक दो चीजें और हैं, जैसे कूटनीतिक संतुलन की हमने बात की। इसके अलावा आप देखेंगे तो जो भी आंतरिक एकता है, क्योंकि भारत के सामने अगर देखेंगे तो जो वेनेजुएला था, वेनेजुएला की जो जनता है वो बटी हुई थी, उनमें एकता नहीं थी। लोग मादुरई के खिलाफ बात कर रहे थे, उनके खिलाफ थे, और इसमें वेनेजुएला के लोग जो थे वो अमेरिकी हस्तक्षेप का स्वागत कर रहे थे। लेकिन भारत में चाहे जितना आपस में राजनीतिक दलों के स्तर पे मतभेद हो, बाहरी जब भी हस्तक्षेप का मुद्दा आता है तो पूरा भारत एकजुट हो जाता है। जैसे अभी कुछ समय पहले आप देखिए भारत में जो एक बड़ा आतंकवादी घटना हुआ और उसमें जो बाहरी जो राष्ट्र हैं उनकी जो एंट्री होने लगी, उस समय पूरा भारत एकजुट हो चुका था। चाहे अभी देखें बांग्लादेश में जो एक तरह से तख्ता पलट है, उसके बाद भारत सरकार अपनी एजेंसियों ने, जिसने बॉर्डर पर जो भी आंतरिक सुरक्षा है या इस तरह के जो भी व्यवस्थाएं थी, उनको पूरी तरह से टाइट कर दिया कि उससे जो डीप स्टेट है भारत के खिलाफ, उसके जो मंसूबे हैं वो कभी सही ना हो। यही नहीं, अगर आप देखेंगे कुछ समय पिछले समय तो जब से रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध हुआ, अमेरिका ने लगातार भारत के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश की, क्योंकि देखेंगे जब से रूस जो यूक्रेन है इनके बीच में युद्ध हुआ 2022 के बाद, भारत और रूस के बीच में जो एक तेल को लेकर एग्रीमेंट हुआ, क्योंकि बहुत सारे प्रतिबंध या इस तरह के जो भी दिक्कतें जिस कारण से रूस अपना तेल बाहर नहीं बेच पा रहा था, तो रूस ने भारत के सामने ये ऑफर रखा कि हम दुनिया में सबसे सस्ता तेल आपको दे रहे हैं। चूंकि आप कई सारे सेक्टर्स में हमारे पार्टनर्स हैं, भारत ने उस कह सकते हैं कि रूस के जो भी ऑफर थे उनको एक्सेप्ट किया। लेकिन इसके बाद देखेंगे तो ट्रंप प्रशासन ने भारत के ऊपर लगातार इस बात का कहीं ना कहीं दबाव बनाया कि आप रूस से तेल मत खरीदिए, क्योंकि रूस इस तेल से प्राप्त पैसे का जो इस्तेमाल है वो यूक्रेन युद्ध में कर रहा है। और भारत ने अमेरिका के इस दबाव को नहीं माना और रूस से सस्ते दरों पर तेल लेते रहा। आधार भी था, भारत ने ये कहा वैश्विक मंचों पे कि हमारी जो ज़रूरत है वो ऊर्जा सबसे महत्वपूर्ण है और हमें सस्ते दरों पर रूस तेल दे रहा है, इसलिए हम उससे ले रहे हैं। और ये हम पहली बार नहीं ले रहे, हम काफ़ी पहले से रूस के साथ भी इस तरह के आयात निर्यात करते रहे। इसके बावजूद ट्रंप प्रशासन ने भारत के सामानों पर 25% का टैरिफ लगाया, फिर बढ़ाकर 50% कर दिया। उसके बाद भारत रूसी जो कच्चे तेल हैं उसकी जो खरीद है उसे कम करने का लगातार दबाव बनाते रहा। हालांकि भारत ने अपनी ऊर्जा जरूरतें और जो भी आर्थिक सुरक्षा है, आर्थिक हित हैं, उनको प्राथमिकता देते हुए रूसी तेल खरीदते रहने की जो अपनी कह सकते हैं कि बात थी उसे जारी रखा। और इसके बाद भी देखें तो अमेरिका के सामने भारत नहीं झुका और 2025 तक देखें तो भारत ने लगभग $2.9 अरब रूसी तेल खरीदा। तो ये सारे जो घटनाक्रम है ये भारत की मजबूती को दिखाते हैं। अमेरिकी जो डीप स्टेट है उसकी जो रणनीति है वो भारत के सामने नहीं चल पाई है, कि हमेशा ये कोशिश रही है कि भारत को अलग थलग कर दिया जाए, लेकिन भारत हमेशा मजबूत बनकर खड़ा रहा है। तो इस तरह की जो बातें हैं कि भारत के पक्ष में कौन सी चीजें हैं जिनके संदर्भ में हम कह सकते हैं कि अमेरिकन डीप स्टेट की नीति भारत के खिलाफ नहीं चलने वाली, उस पर हमने बात किया। अभी हाल में एक उदाहरण दे सकते हैं, जैसे अभी वेनेजुएला जो घटनाक्रम हुआ, इसमें भारत के विदेश मंत्री ने एक सधी प्रतिक्रिया दी। विदेश मंत्री ने कहा कि हाँ, वेनेजुएला की स्थिति पर हम चिंतित हैं, हम सभी पक्षों से बैठकर बातचीत के माध्यम से समस्या के समाधान निकालने की अपील करते हैं। ये वेनेजुएला के लोगों के लिए भी बेहद जरूरी है और वेनेजुएला के साथ हमारे वर्षों के जो अच्छे संबंध हैं, तो हम चाहेंगे कि वहाँ के जो लोग हैं वो सुरक्षित रहें।
क्यों सुरक्षित रहें? देखिए, ये लंबे समय से प्रश्न उठ रहा है कि आखिर भारत खुलकर क्यों नहीं बोल रहा है। तो भारत अपनी सदी जो एक बात है वो रख रहा है, क्योंकि बहुत सारे जो हित हैं वो वेनेजुएला से भारत के जुड़े हुए हैं। जैसे कुछ उदाहरण के तौर पे हम बात कर लेते हैं। जैसे देखिए, सबसे खास बात है कि आयात जो विविधता है वो अब भारत के पास मिलने वाली है। भारत के फंसे हुए जो निवेश हैं उनसे पैसा निकलने की बात कही जा रही है। भारतीय जो कंपनियां हैं बड़े स्तर पे जो पैसा वेनेजुएला में लगाई हुई हैं, लगभग कह सकते हैं कि $1 बिलियन की जो राशि है वो वहां से भारत को प्राप्त होने वाली है। जो भी ऊर्जा सुरक्षा तेल की जो आपूर्ति है, क्योंकि आप देखेंगे वेनेजुएला दुनिया के बड़े बड़े जो तेल संसाधन वाले देश हैं उनमें एक बड़ा कह सकते हैं कि प्लेयर है, क्योंकि उसके पास एक बड़ा तेल का भंडार है। तो अगर वहां पर अमेरिका की एंट्री होती है या भारत के साथ जो भी अभी तक देखें वेनेजुएला और चीन के साथ एक अच्छी पैठ थी, वहां तक देखें तो भारत के लिए दिक्कतें थी। लेकिन अब क्या है कि भारत के लिए कुछ रास्ते खुलकर आ रहे हैं कि ऊर्जा जो जरूरतें हैं, भारत का जो एनर्जी बकेट है वो विस्तृत हो सकता है। तो भारत के पास विकल्प और भी खुल सकते हैं। रणनीतिक जो एक मजबूती है वो भी मिल सकता है, क्योंकि टैरिफ से बचने के लिए या फिर ऊर्जा जो भी जरूरतें हैं उनकी विविधता के दृष्टिकोण से देखें तो वेनेजुएला भारत के लिए महत्वपूर्ण है। तीसरी बात, चीन की जो निर्भरता है वेनेजुएला के संदर्भ में वो कम होगी, क्योंकि वेनेजुएला पर अमेरिका का जो प्रभाव है वो बढ़ेगा, तो वहां पर चीन का जो एक वर्चस्व वेनेजुएला के पास था वो कम होगा, क्योंकि भारत के जो संबंध है वो अमेरिका के साथ पहले से ही है और लंबे समय से वेनेजुएला में काफ़ी निवेश भारत के विभिन्न कंपनियों के द्वारा किया गया है। तो उनसे क्या हो सकता है कि भारत को ऊर्जा जो आपूर्ति है वो वेनेजुएला से अब मिलने की संभावना बढ़ रही है। दूसरा, रणनीतिक स्तर पर चीन का प्रभाव कम होगा, तो भारत इनडायरेक्टली चीन को भी काउंटर कर सकता है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि वेनेजुएला में ठीक है जो भी घटनाक्रम हुआ है उसके संदर्भ में भारत ने अपनी प्रतिक्रिया दी, और दूसरी तरफ जो अमेरिकन डीप स्टेट है जो कि पूरी दुनिया में इस समय नंगा नाच रचा रहा है, जो उसके जो प्रभाव है जिससे विभिन्न देशों की सरकारें, वहां की सत्ताएं कहीं ना कहीं वो हटाई जा रही हैं, वो भारत में उसका कोई प्रभाव नहीं होने वाला। इसी विषय की हमने चर्चा की, इसके बारे में डिटेल से हमने जानकारी ली। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आशा करते हैं कि आप सभी को एपिसोड अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आप सभी हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।